परम आदरणीय डॉक्टर गीता धर्मपाल जी और समस्त सहभागी लोगों को मैं अभिवादन करता हूं। सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज़ और इंडस विश्वविद्यालय, गांधी रिसर्च फाउंडेशन के सम्मिलित तत्वाधान में श्री धर्मपाल जी की जन्म शती मनाने की कार्यक्रम संयोजित किया है। बहुत खुश हुए इसको जानकर के। मैं डॉक्टर गीता जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे भी इसमें भाग लेने की अवसर प्रदान किया। श्री धर्मपाल जी एक ऐसा विशेष व्यक्ति रहे हैं जो स्वाधीन भारत में भारत की परंपराओं को, पश्चिम भारतीय विद्याओं को और पश्चिम भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित और पुनः स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रकार की योगदान प्रदान किया है। सभी लोगों को विदित है कि आर्यावर्त भारतवर्ष एक ऐसा संपूर्ण विश्व में भूभाग रहा है जो एक और हिमालय पर्वतों की श्रृंखला की और से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक फैले हुए इस देश ने प्राचीनतम सभ्यताओं की स्रोत रहा है। धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति के अनेक परंपराएं इस भूभाग में उद्गम हुआ। अनेक ऋषि मुनि और प्रबुद्ध लोगों का जन्म हुआ। अज्ञेय धर्म दर्शन की परंपराओं का उदय हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व में एक ज्ञान की, विद्या की प्रकाश प्रसारित हुआ, जिस कारण सही मायने में भारतवर्ष को जगत गुरु की संज्ञा दिया गया है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थे, ये यथार्थ में सही बात थे। और हजारों वर्ष तक इन परंपराओं का संवर्धन, संरक्षण, विकास होता रहा, जिससे संपूर्ण जगत को अत्यधिक लाभान्वित हुआ। परंतु कालांतर में आधुनिक काल के प्रारंभ से ही भारतवर्ष विदेशों की आक्रमणों से और बाहर से आए हुए राजनीतिक या सैनिक साथियों के कारण पराधीन राजनीतिक दृष्टि से और अन्य दूसरे दृष्टिकोण से भी पराधीन रहा विभिन्न शासकों के माध्यम से, जिसके कारण भारत की परंपरा और विद्या और ज्ञान की ह्रास हुए। उन ह्रासों की इतिहास को देखें तो प्रारंभ में जो विदेश शासकों के माध्यम से राजनीतिक दमन के अतिरिक्त सांस्कृतिक और दार्शनिक के परंपराओं का विशेष रूप से सुनियोजित ढंग से समाप्त करने की चेष्टा नहीं हुए, परंतु बाद में ब्रिटिश शासन के समय में
जब तक भारतीय शैक्षणिक संस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं, दार्शनिक परंपराओं को नष्ट नहीं किया जाए, तब तक ब्रितानी शासन स्थायी रूप से रह नहीं सकेंगे। इस तथ्य को देखते हुए आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक कार्यक्रम इस देश में प्रचलित हुआ अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से, और जिसके द्वारा आधुनिक सूचनाओं को यहाँ पर प्रसारण करने की प्रयास किया गया, जिसको एजुकेशन के नाम दे करके गांधी जी ने सही ढंग से कहा है कि एजुकेशन जो जिस प्रकार से ब्रितानी शासकों ने यहाँ पर स्थापित किया है, वो केवल अक्षर ज्ञान देते हैं, उससे अर्थ ज्ञान कदापि नहीं होता है। मात्र बाह्य भौतिक की दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से कुछ सुविधाएं, कुछ विकास उससे संभव हैं, परंतु उसके माध्यम से मानसिक रूप से मनुष्य की चित्त की विस्तार और विकास संभव नहीं है। तो इसलिए मैं उस एजुकेशन की प्रणाली को शिक्षा के स्तर में नहीं रखता हूँ। बहुत उच्च एजुकेटेड होने पर भी अशिक्षित बहुत लोग रह जाते हैं, अधिकांशतः अशिक्षित रह जाते हैं, और जिसमें आधुनिकता के अंधविश्वास बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण अपने पृष्ठभूमि को, विशेष रूप से अपने परंपराओं को और अपने प्राचीन ज्ञान की स्रोत को आदि में एकदम भूल जाते हैं। उस कारण 17वें और 18वें 19 शती में जितना क्षति, परंपराओं का क्षति भारतवर्ष में हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुए थे, जिसके कारण जब भारत स्वाधीन प्राप्त हुए उस समय लगभग परंपराओं का क्षय हो चुके थे, और उसको पुनर्जीवित करने के लिए गांधी जी और उनके अनेक सहयोगियों ने अथक प्रयास किया, लेकिन उससे बहुत अधिक कुछ परिणाम नहीं निकल सके, क्योंकि आधुनिकता के प्रभाव इतना विशाल और प्रभावशाली हो चुके थे, जिससे आदमी को पुनः अपने पृष्ठभूमि में वापस जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहे थे। स्वाधीन भारत के काल में भी, भारत को स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद भी गिने चुने महानुभावों ने परंपराओं की पुनः स्थापन के लिए, पुनः विकास के लिए बहुत कम करने की चेष्टा की, लेकिन जिस माहौल में संपूर्ण विश्व, विशेष रूप से राजनीतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था सभी वैश्वीकरण की लहर में जो दब गए थे, तो उस परिस्थिति में परंपराओं की पुनर्जीवित करना सरल कार्य नहीं थे। गांधी जी एक विशेष नेतृत्व भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ। प्राचीन महर्षियों से कोई कम नहीं थे, परंतु समय की वातावरण और समय की जो तत्वावधान है वो एकदम भिन्न थे, तो इसलिए गांधी जी को भी समझने वाले बहुत कम मिला। गांधी जी के कार्यों को जिस विचार की भूमिका पर, जिस दर्शन की भूमिका पर वो कर रहे थे, उसको लोग समझे नहीं। बहुत कम लोग गांधी जी की मूल विचारों को जान सका। इसका भी कारण ये रहा
कि भारतवर्ष में एक राष्ट्रीय चेतना जिसको कह सकते हैं, भारतीयता की एक मानसिक होता है, मूलभूत एक मानसिकता, चित्तभ्रष्ट, चित्तभूमि, चैतसिक या चित्तभूमि जिसको कहा जाता है, उसकी बहुत कमी हो चुके थे। उसको पुनः जीवन करना सरल नहीं थे। तो इसलिए बहुत गिने चुने लोग गांधी जी को समझ सकें और गांधी जी के नेतृत्व को ठीक ढंग से अपना सकें। तो ऐसे कम लोगों में से श्री धर्मपाल जी एक अनंतर व्यक्ति थे जिसने प्रथमतः परंपरा के महत्व को, प्राचीन भारतीय विद्याओं की और कलाओं की, संस्कृति की महत्व को ठीक ढंग से समझें और उसको पुनर्जीवित किए बिना भारत की जो राजनीतिक स्वाधीनता है वो कोई विशेष मायने नहीं रखते हैं। इस बात को धर्मपाल जी ने ठीक ढंग से समझा और गांधी जी के आने के कार्यों को उसके दार्शनिक की पृष्ठभूमि किया था और दार्शनिक की पृष्ठभूमि से किस प्रकार से वो उद्गम हुआ और विकसित हुआ, इस बात को जानने वाले बहुत कम लोगों में से श्री धर्मपाल जी एक थे। मेरे ख्याल से संभवतः 80 दशक की समय में होंगे, मुझे बहुत ठीक से स्मरण नहीं है, जब उस समय में वाराणसी में कार्यरत थे। राजघाट में एक अखिल भारतीय सम्मेलन की संदर्भ में धर्मपाल जी पधार हुए थे। वहाँ पर उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और प्रथम दर्शन में ही मैं समझ गया कि यह एक भारतीय मूल मानसिक के स्वामी हैं और उनमें भारतीयता के सारे गुण विद्यमान हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ऐसा मुझे अनुभूति हुआ। और उसके पश्चात बहुत अधिक समय उनके साथ संसर्ग करने की और मिलने जुलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जब जब दर्शन करने का अवसर मिला तो मैं उस अवसर को अवश्य लाभ उठाने के प्रयास करते थे और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। उनको भी प्राचीन भारतीय विद्याओं के प्रति, प्राचीन भारतीय कलाओं के प्रति बहुत रुचि थे। जैसा 18 महाविद्या स्थान और 64 कलाएं जो प्राचीन भारत की विशेषताएं थे, उसका नाम भी अभी जीवित नहीं थे संपूर्ण रूप से। तो उन्होंने मुझे कहा कि बौद्ध सूत्रों से उन सारे विद्याओं की और कलाओं की नाम और विवरण निकाल करके उनको दिया जाए। मैंने ललित विस्तर सूत्र और अभिनिष्क्रमण सूत्र वगैरह में जो वर्णित जो हैं वर्णन किया हुआ 64 कलाओं की नाम और उसके विवरण और 18 या 10 या 5 विद्या स्थानों के नाम वगैरह निकाल करके मैंने उनको प्रेषित किया था। उनके ऊपर वो कुछ काम कर रहे थे, लेकिन बाद में बहुत समय था कि वो काम करने का अवसर नहीं मिला, तो उसका क्या परिणाम हुआ मुझे मालूम नहीं था। लेकिन उन्होंने बहुत मौलिक काम, जैसा मैंने कहा कि एक भारतीयता की मूल चित्त की आवश्यकता होते हैं, बहुत कम लोगों में होता है। मूल चित्त इसलिए कठिन हो जाता है, जो आधुनिक एजुकेशन है वो एक प्रकार से मनुष्य की मानसिकता को, चित्तवृत्ति को भ्रमित कर देते हैं। वो आधुनिकता की जो एक प्रकार की अंधविश्वास होता है, साइंस के माध्यम से जो अंधविश्वास लोगों में उत्पन्न किया जाता है, वो अपने आप में अंधविश्वास ना हो करके एक बहुत तार्किक दृष्टिकोण हैं,
ऐसा अंधविश्वास हो जाता है और उस कारण लोगों की मूल चित्त वृत्ति समाप्त हो जाता है। तो उसको संरक्षित करने वाला बहुत कम लोग थे। तो जिसमें मैं धर्मपाल जी की विशेष योगदान इस देश के लिए, संपूर्ण मानव के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, उनका यही जो अपने मूल चित्त को संरक्षित रख करके उस दृष्टिकोण से सब चीज़ को आधुनिक शिक्षा की लाभ लेते हुए भी, आधुनिक एजुकेशन के लाभ लेते हुए भी उन्होंने अपने परंपरा को नहीं छोड़ा और परंपरा को समझने में कोई त्रुटि नहीं हुए। ये उनकी बहुत विशेषता थे। और ख़ास विशेष रूप से उनके आने की जो रचनाएं हैं वो सब मौलिक रचनाएं हैं और बहुत ही वर्तमान परिस्थिति में, विशेष रूप से भविष्य की मानव हित के लिए वो सब बहुत ही प्रासंगिक और उपयोगी रचनाएं थे। तो उन रचनाओं में से जो 2 रचनाएं हैं मेरे लिए बहुत विशेष रहा है। द ब्यूटीफुल ट्री 18वीं शताब्दी में लगभग अंत हो रहा था, लेकिन तभी भारतीय शिक्षा परंपरा, भारतीय विद्याओं की परंपरा क्या था उसको बहुत ही प्रमाणिक शोध के माध्यम से गांधी जी की वक्तव्य को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक महाग्रंथ रचना किया। वो एक विशेष उनकी योगदान मैं ऐसा मानता हूँ। और उससे भी महत्वपूर्ण द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी, जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, गांधी जी को समझने वाले बहुत कम लोग थे। उनके निकट से योगी लोग भी गांधी जी से सहमत होते थे, गांधी जी के नेतृत्व को मानते थे, गांधी जी के उपदेशों को मान करके उनके द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों में भाग लेते थे। लेकिन उसकी मूल पृष्ठभूमि किस प्रकार की दार्शनिक आधार पर उन कार्यों को स्थापित किया गया है वो नहीं जानते थे। उसको जानने के लिए बहुत ही गंभीर और बहुत ही सरल शब्दों में, गंभीर अर्थ को सरल शब्दों में बताने की धर्मपाल जी ने प्रयास किया है। उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। तो ये 2 ग्रंथ, उनके सारे ग्रंथों में सब ग्रंथ एक ही जैसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक, विशेष रूप से आने वाले समय के लिए, संपूर्ण मानव हित के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक ग्रंथियाँ हैं। उनको आने वाले पीढ़ी अध्ययन करेंगे और उससे बहुत कुछ लाभ उठाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और उनकी जन्मशती और वो भी उनकी विचारों से, उनकी रचनाओं से, रचनाओं के ऊपर अनुशीलन करते हुए जो जन्मशती 1 वर्ष पर्यंत मनाने की आयोजन आप लोगों ने किया है, ये बहुत ही अच्छे काम हैं। ये सफल हो और इसमें संलग्न जितना भी संस्थाएं हैं और व्यक्ति लोग हैं, उन सब को मैं साधुवाद देता हूँ। और मैं प्रयास करूँगा भविष्य के कार्यक्रमों में भी अगर संभव हो तो मैं भी सहभागी रहूं और ये सारे काम सुचारू रूप से संपन्न हो और जिससे धर्मपाल जी की योगदान को पुनः सब लोगों के पास पहुंचने की एक निमित्त बने और जिससे भारत की और संपूर्ण जगत की कल्याण सिद्ध हो, ऐसा मेरे शुभकामना है। और आज ये प्रथम उनके जन्मशती की कार्यक्रमों में जो एक प्रकार से उद्घाटन सत्र हैं, इसमें मुझे भाग लेने के अवसर मिला। मैं अपने को सौभाग्य समझता हूँ। गीता जी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ और ये सारे कार्यक्रम सफल हो, ऐसा मेरे शुभकामना और तीर्थयात्रा से प्रार्थना करता हूँ। जय जगत।